हेलो दोस्तों, मैं अभय, आपका मेरे चैनल फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट ज्ञान पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इसमें मैं एनपीएस के सब्सक्राइबर कौन हो सकते हैं, एनपीएस का एंट्री एज क्या है, एनपीएस में एक्टिव चॉइस ऑटो चॉइस क्या है, एनपीएस में टीयर 1 टीयर 2 अकाउंट क्या है, इसमें प्री मैच्योर एग्जिट का क्या रूल्स है, इसमें पार्शियल विड्रॉल्स कब हो सकता है, इसमें ऑन मैच्योरिटी क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, इसमें 80CCD 1B का डिडक्शन कैसे मिलेगा, इन सारी बातों पे चर्चा करूंगा मैं। दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको समय पे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, एनपीएस स्कीम सबसे पहले 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए लाया गया। बाद में धीरे धीरे अदर सेक्टर को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके दोस्तों पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो है इसके रेगुलेशंस के लिए बनाया गया। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। इनका काम पेंशन बाजार के सुव्यवस्थित वृद्धि एवं विकास को इनका काम है सुनिश्चित करना। दोस्तों, एनपीएस के सब्सक्राइबर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज हो सकते हैं, इवन दोस्त अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉइज हो सकते हैं, इवन दोस्तों जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो भी इसके सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें एंट्री एज 18 से 70 साल तक है। दोस्तों, इसमें आप कहाँ पे एनपीएस अकाउंट खुलवाएंगे, तो दोस्तों इसके लिए आपको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पे जाना होगा। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस क्या है, तो दोस्तों आज के डेट में बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पोस्ट ऑफिस और कुछ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के रूप में कार्य कर रही हैं। आप चाहें तो एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं। दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आपका पहले से कोई एनपीएस अकाउंट है तो आपको अलग से एनपीएस अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप पुराने अकाउंट में ही कंट्रीब्यूशन देके आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि टीयर 1 अकाउंट क्या है। तो टीयर 1 अकाउंट दोस्तों ये नॉन विड्रॉबल अकाउंट है, ये बेसिक अकाउंट है। जो भी आप कंट्रीब्यूशन देते हैं तो इसी में क्रेडिट होता है और यहीं से आपका आपके पोर्टफोलियो में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो परचेज होता है। टीयर 2 अकाउंट जो है दोस्तों ये वॉलंटरी अकाउंट है। ये जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट है। इसमें जब आपका मन करे पैसे डालें और जब चाहे तब विड्रॉ कर लें। दोस्तों, इसका टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अब बात आती है दोस्तों कि ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस क्या है। दोस्तों, जब भी हम एनपीएस खुलवाने किसी बैंक या बीमा कंपनी या पोस्ट ऑफिस कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे जब वो हम लोग को एनपीएस का फॉर्म देते हैं तो दोस्तों उसमें दो ऑप्शंस होते हैं, ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस। ऑटो चॉइस में दोस्तों आपको जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसका प्रोपोर्शन वो आपकी एज के हिसाब से डिसाइड होता है। अब जैसे आपने जब ज्वाइन किया तब आपका ज़्यादा पैसा इक्विटी में जाएगा, क्योंकि इक्विटी थोड़ा सा रिस्की होता है और रिटर्न हमेशा जो है रिस्क और रिटर्न साथ साथ चलते हैं, तो आपको रिटर्न्स उसमें बेहतर मिलते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा पैसा इक्विटी में और थोड़ा सा पैसा डेट में जाता है। दोस्तों, उस वक्त आपकी रिटायरमेंट दूर होती है, मैच्योरिटी दूर होती है, तो उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है और रिटायरमेंट करीब आती है, मैच्योरिटी करीब आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपका डेट में इन्वेस्ट होता है और एकदम थोड़ा सा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। लेकिन ठीक दोस्तों, एक्टिव चॉइस में आपको ये प्रोपोर्शन खुद ही बताना पड़ता है। फिर भी दोस्तों एक ध्यान रखने योग्य बात ये है कि वहाँ पे भी सीलिंग्स होता है। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में लगा देंगे या पूरा का पूरा पैसा डेट में लगा देंगे। वहाँ पे भी सीलिंग्स होती है, लेकिन आपको बताना होगा कि इस सीलिंग के अंदर कितना पैसा किस में आपको लगाना है। दोस्तों, मेरी एक सलाह है कि अगर आपको फिनेंशियल मार्केट या डेट मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आप
ऑटो चॉइस को ही सिलेक्ट करें, एक्टिव चॉइस को सिलेक्ट ना करें। अब दोस्तों बात आती है कि पार्शियल विड्रॉल हो सकता है नहीं हो सकता है। मेरा आंसर है दोस्तों बिल्कुल हो सकता है पार्शियल विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल कब कब हो सकता है? तो दोस्तों सब्सक्राइबर जो है वो अपने बच्चों के हायर स्टडीज़ के लिए पार्शियल विड्रॉल कर सकता है, बच्चों की शादी के लिए पार्शियल विड्रॉल कर सकता है, अगर वो नया मकान बनवाता है तो उसके लिए कर सकता है, अगर फ्लैट परचेज करता है तो उसके लिए कर सकता है, अगर वो खुद या उसके फैमिली में कोई और बीमार हो जाता है तो उनके इलाज में जो खर्चे होते हैं उनके लिए वो पार्शियल विड्रॉल कर सकता है। दोस्तों वो अगर कोई नया वेंचर करता है तो इसके लिए भी पार्शियल विड्रॉल कर सकता है। दोस्तों पार्शियल विड्रॉल का जो लिमिट है वो 25% अप टू द कंट्रीब्यूशन, जो भी उसने अब तक कंट्रीब्यूशन दिया है उसका 25% तक वो पार्शियल विड्रॉल कर सकता है। दोस्तों अब पार्शियल विड्रॉल जो है वो टोटल एनपीएस स्कीम में मैक्सिमम 3 बार हो सकता है और उसमें प्रत्येक विड्रॉल में से अगले विड्रॉल में 5 साल का गैप होना जरूरी है। एम्प्लॉय के हाथों में पार्शियल विड्रॉल एग्जम्प्ट होता है, पार्शियल विड्रॉल में जो पैसा मिलता है, लेकिन नॉन एम्प्लॉय के केसेज में ये टैक्सेबल होता है। उस साल के इनकम में पार्शियल विड्रॉल उनके हाथ में नॉन एम्प्लॉय के केस में ऐड हो जाता है और उस पर टैक्स लग जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि प्री मैच्योरिटी एग्जिट होगा तो क्या होगा। दोस्तों अगर सब्सक्राइबर ने अगर वो 60 साल या 60 साल का से कम का है और उसने 10 साल पूरा कर लिया है तो फिर प्री मैच्योरिटी एग्जिट कर सकता है। वो जो कॉर्पस का 20% लमसम विड्रॉ कर सकता है और 80% का एन्युटी प्लान परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोस्तों उस सब्सक्राइबर का एज 60 साल से अधिक है तो उसको 10 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे 3 साल पूरा करेगा वो पार्शियल विड्रॉल कर सकता है। 20% पैसा कॉर्पस का वो लमसम विड्रॉल कर सकता है, 80% का उसको एन्युटी प्लान परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका टोटल कॉर्पस 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम है तो वो पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकता है। दोस्तों अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उस केस में अगर नॉमिनी अगर ऐसा सोचता है कि मुझे एनपीएस से एग्जिट करना है तो बिल्कुल कर सकता है। दोस्तों जो भी पैसा उस समय उसको मिलेगा एग्जिट के टाइम पे वो पूरा का पूरा पैसा उसके हाथों में एग्जम्प्ट होगा, नॉमिनी के हाथों में। दोस्तों अगर मैच्योरिटी आती है या 60 साल पूरा कर लेता है तो उस केस में दोस्तों टोटल कॉर्पस का 60% पैसा वो लमसम विड्रॉल कर सकता है, 40% का उसको एन्युटी प्लान परचेज करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर उसका टोटल कॉर्पस 5 लाख या 5 लाख से कम है तो पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकता है वो। दोस्तों एनपीएस स्कीम में कोई लोन की फैसिलिटी एनपीएस के अगेंस्ट नहीं है। अगर आप दोस्तों साथ में एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि एन्युटी से जो भी पैसा आपको पेंशन के रूप में मिलेगा वो आपके हाथों में टैक्सेबल होगा, उस साल के इनकम में उसको जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों अगर अब हम बात करते हैं 80CCD 1B का। दोस्तों 80CCE बोले तो 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD 1 का जो टोटल सीलिंग है वो है 1.5 लाख का। इसके अतिरिक्त अगर आपने 50,000 रुपये और अपने 80CCD एनपीएस अकाउंट में डिपॉजिट किया है तो आपको 80CCD 1B में इसका डिडक्शन मिल जाएगा। 80CCD 1B जो है दोस्तों एडिशनल डिडक्शन की बात करता है और 80CCE जो है वो बेसिक डिडक्शन की बात करता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपने 50,000 रुपया एक्स्ट्रा डिपॉजिट किया अपने एनपीएस अकाउंट में तो आपको 80CCD 1B में एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगा। दोस्तों अगर इन बातों पे अगर हम इन सारी बातों पे ध्यान देते हैं तो मेरे हिसाब से यह एक एनपीएस स्कीम यह एक बेहतर विकल्प है। कैसे है दोस्तों? तो थोड़ा सा मैं आपको कंक्लूजन में बता देता हूँ कि यह एक लो कॉस्ट स्कीम है। आप इसमें
इसमें वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एसटीटी को एग्जम्प्ट कर रखा है, एनपीएस ट्रस्ट के हाथों जो उनका इनकम है उसको एग्जम्प्ट कर रखा है। तो इन सब वजहों से ये इसका जो फंड का जो मैनेजमेंट का कॉस्ट है वो काफ़ी लोअर है। आपका लगभग कंट्रीब्यूशन टोटल का टोटल इन्वेस्ट हो जाता है। साथ ही दोस्तों इसको बेहतर फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। मार्केट के जो बेस्ट फंड मैनेजर्स हैं वो इस फंड को मैनेज करते हैं। और दोस्तों ये स्कीम एक सामाजिक सुरक्षा को भी प्रदान करता है। सोचिए दोस्तों, जिन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा तो उनका जो बुढ़ापा है वो कैसे कटेगा जब वो काम करने के योग्य नहीं रहेंगे। लेकिन इस स्कीम में दोस्तों आपने जैसा कि देखा कि इसके सब्सक्राइबर जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं। तो ऐसे लोगों को बुढ़ापे में जब वो पेंशन मिलेगा, जब उनका शरीर काम नहीं कर रहा होगा, तो कितना राहत की बात है। और वो भी ये पेंशन तब है जब आज के डेट में आप उसका एडिशनल डिडक्शन और जो बेसिक डिडक्शन है वो दोनों ले रहे हैं। उसका फ़ायदा आज तो मिल ही रहा है, उस डेट को आपको पेंशन के रूप में आय भी मिलेगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।